आजकल विपक्षी दलों का पसंदीदा जुमला यही है कि संविधान खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो आज से देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन का शंखनाद भी कर दिया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तीखे आरोप लगाए। उनका आरोप है कि मोदी सरकार संवैधानिक संस्थाओं में आरएसएस के लोगों को बैठा रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप भी लगाया। हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, वो समझता है कि इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। सब के सब इंस्टीट्यूशंस में एक के बाद एक आरएसएस के विचारधारा के लोगों को डाला जा रहा है। पहली बार 4 जज जनता से जाकर न्याय मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, पार्लियामेंट हाउस को बंद कर रखा है। पूरा देश समझता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है, मोदी जी को सिर्फ मोदी जी में इंटरेस्ट है और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। बीजेपी के एमपी नहीं बोलेंगे, सिर्फ नरेंद्र मोदी बोलेगा, और वो भी अपनी मन की बात बोलेगा। 2019 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संविधान बचाओ आंदोलन से कुछ घंटे पहले ही उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज कर दिया था। उपराष्ट्रपति ने अपने आदेश में कहा कि चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जो नोटिस दिया गया है उसमें कोई ठोस आधार नहीं है। सिर्फ आशंकाओं के आधार पर चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करना संवैधानिक नहीं है। उपराष्ट्रपति ने इस पर भी सवाल उठाया कि नोटिस मंजूर हुए बिना इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। जो मोशन हमने 20 अप्रैल को चेयरमैन राज्यसभा को देकर मूव की थी, उसको चेयरमैन राज्यसभा ने खारिज कर दिया है और कहा है कि कोई इस केस बनता ही नहीं। हिंदुस्तान के इतिहास में एक इम्पीचमेंट मोशन एडमिट होने से पहले ही खारिज कर दिया। अपने आप में ये फैसला गैर कानूनी है, गलत है, इलीगल है। तो सवाल यह है कि क्या संवैधानिक दायरों के अंदर था इम्पीचमेंट मोशन या महाभियोग का प्रस्ताव। इसी बात पर बड़ी बहस करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पूनिया साहब, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन, नेशनल स्पोक्सपर्सन सैयद जफर इस्लाम साहब, पीएम त्रिपाठी जी जो कि संवैधानिक मामलों के एक्सपर्ट हैं, दिलीप मंडल जो कि एक दलित चिंतक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब। सबसे पहले पूनिया जी आपसे जानना चाहूंगा, सिर्फ आशंका के आधार पर आपने चीफ जस्टिस को, माफ कीजिएगा पूनिया साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आशंका के आधार पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करना ठीक है? देखिए, आशंका के आधार पर नहीं, उसमें पूरे तथ्य दिए गए, प्रमाण दिए गए, कारण दिए गए, और बाकी तो जब मोशन आगे बढ़ता, उसमें बहस होती, जब बात होती, तब सब पूरी बातें खुलासा करके बताई जाती। तो इसलिए ये कहना कि आशंका के आधार पर नहीं है। पूनिया जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपराष्ट्रपति कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपने ऑर्डर में उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं, और उन्होंने पहला पॉइंट ये रेस किया है, साथ ही साथ उन्होंने संवैधानिक एक्सपर्ट और अटॉर्नी जनरल से राय भी ली है।
देखिए दीपक जी, उपराष्ट्रपति जी हमारे सम्मानित हैं, उन्होंने जो लिखा है वो जरूर लिखा है, लेकिन उसके ऊपर सिब्बल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब भी दिया जो आपने सुनाया कि ये पहला मौका है जब मोशन आगे बढ़ने से पहले रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये लेकिन ये पहला मौका है जब आशंकाओं के आधार पर, आपने आशंकाओं के आधार पर इम्पीचमेंट मोशन दिया। ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की गरिमा के खिलाफ नहीं है क्या? देखिए, गरिमा किसी व्यक्ति की नहीं है। दीपक मिश्रा जी की गरिमा का ध्यान नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का सवाल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, उसका इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, उसकी गरिमा का सवाल है। जब 4 सबसे सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो आके कहते हैं कि यहां सब कुछ ठीक नहीं है, देश के सामने, जनता के सामने अपनी बात लेके जाते हैं। आमतौर से जनता आती है जजों को सुनने के लिए, जज जा रहे हैं इस जनता के सामने, तो ये क्या आशंका के आधार पर वो बात कर रहे थे 4 सीनियर मोस्ट जजेस? तो ये सोचने की बात है इसमें। पूनिया जी, आपके आर्गुमेंट को मैं मानते हुए यही आर्गुमेंट सैयद जफर इस्लाम से पूछता हूं। जफर इस्लाम जी, मुझे ये बताइए कि 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका क्या जवाब है आपके पास? आखिरकार 4 जजों को मजबूर होकर सीजीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? दीपक जी, वो 4 जजेस, उनकी शिकायत क्या थी? आपने सुना नहीं? उसमें से एक जज ने कहा कि इम्पीचमेंट का जो ये तरीका है, जो अप्रोच है कांग्रेस का गलत है, उसको मैं समर्थन में नहीं हूं। दूसरी बात, जब वो 4 जज आए थे, उनकी शिकायत क्या थी कि जो रोस्टर है वो डिसाइड किया जा रहा है चीफ जस्टिस के द्वारा, और उसमें उनके जूनियरों को दिया जा रहा है कुछ काम जो उनको सौंपना चाहिए था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि कोई जूनियर जज होता है, कोई सीनियर जज होता है। दे आर ऑल, सब बराबरी का हक रखते हैं और सब बराबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून को जाके देख ले पुनिया जी। दूसरी बात, सैयद भाई, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, क्या आपको नहीं लगता कि अनप्रेसिडेंटेड था 4 जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड नहीं था क्या? देखिए, जो अनप्रेसिडेंटेड बोल सकते हैं, लेकिन ये जो इन्होंने किया था वो गलत है। इसलिए कि अब तक ये जो बार बार जो तरीका था कांग्रेस पार्टी का कि अपने चुने हुए लोगों को, वो जो जजेस थे उसमें से उनको दे दो ताकि उनके हिसाब से सब कुछ चले, वो खत्म हो गया। अब चीफ जस्टिस जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके, निष्पक्ष होके, जिसको भी जो देना है दे सकते हैं, वैसा उन्होंने किया। तो इनको तकलीफ हो रही इसलिए कि इन्होंने सिर्फ ऐसे हाई प्रोफाइल जितने केसेस है, यही तो चाहिए थे 4 जजेस को, ताकि ये सुर्खियों में रहे। और अगर वैसा किसी और के साथ इनको मिल गया तो सुर्खियों से हटे तो इनको दिक्कत आ रही। लेकिन आप ये बताइए, क्या इनके नजरों में ये चार जो वरिष्ठ वकील थे, क्या इनके नजरों में बाकी वकील जो है वहां पर, बाकी जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या उनमें क्षमता की कमी है? क्या वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी केस का? क्या उनको किसी तरह से नीचा दिखाया जाना चाहिए? ये सब चीजें खुद उनको सोचना चाहिए, उनको इंट्रोस्पेक्ट करनी है, अपनी गरिमा में झांक के देखे कि उनकी डिमांड क्या सही है कि गलत है। बिल्कुल गलत डिमांड के साथ पब्लिक आप भी तो जजेस के कॉन्शियस पे सवाल उठा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम जी, आप जजेस के कॉन्शियस पे सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गलत थी। मैं बिल्कुल उठा, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि वो जजेस जिस डिमांड को लेकर आए थे वो बिल्कुल गलत था, निराधार था, मोटिवेटेड था और किसी के कहने पे था। उनकी अपनी तकलीफ जो बताई थी उन्होंने, वो सिर्फ पर्सनल ग्लोरी की थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। देश के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, लोगों के आके सामने ढिंडोरा पीट के उन्होंने क्या बोला कि मुझे रोस्टर में हमें वो केस नहीं मिल रहे जो हमें मिलने चाहिए थे। मतलब उनको हाई प्रोफाइल, लेकिन तो वो बिल्कुल वो नाराज। जफर भाई, अब आप बीच में आ गए गलत। जफर भाई, अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं।
इन्होंने तो खाली इम्पीचमेंट दिया, आप तो उनकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे हैं। ये कहना बहुत बिल्कुल है जफर भाई कि ये जज किसी के कहने पर ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हीं में से एक जज अभी 5 महीने बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, गोगोई साहब। ऐसे समय में आप ये कह रहे हैं कि वो किसी कहने पे कह रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट पे कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप भी वही कर रहे हैं, आप बल्कि आप ज्यादा आपत्तिजनक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इम्पीचमेंट का प्रावधान इसी संविधान में रखा गया है। कोई सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, इम्पीचमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है किसी पर आरोप लग गया। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको सुनने में कमी हुई तो फिर सुन लीजिए। ये 4 जजेज ने ये नहीं कहा कि हमें केस दे दीजिए। 4 जजेज ने ये नहीं कहा था कि हमें केस दे दीजिए। उन्होंने चैलेंज किया था कि किसी खास जज को वो बराबर वो दे जा रहे हैं, जो सेंसिटिव केसेस बराबर उस जज को दिए जा रहे हैं, और वो माकूल फैसला सुनाई दे रहा है। उन्होंने ये आपत्ति की थी कि कोई नॉर्म्स हो जाने चाहिए, नॉर्म्स निर्धारित कर दिए जाने, सिर्फ ये बात कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमें केस दे दीजिए। ये आप लोग करते होंगे, ये आप लोग करते होंगे, चुन चुन कर देते होंगे, ये आपके समय में होता होगा। देखिए, जुडिशरी को अपना काम करने दीजिए। आप नहीं, समय की कौन सी बात है? ये बड़ी जज है, टाइम में होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मोटिवेटेड लोग। और जिस आप जान सकते हैं, एक ब्रदर जफर भाई होती है, अब तो ये बेहद गंभीर है। कुछ सवाल उठते हैं, उसमें जांच जफर इस्लाम साहब को ये बयान वापस लेना चाहिए कि 4 जजों ने किसी के कहने पर ये आरोप लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट पे आरोप लगाया। ये बहुत आपत्तिजनक क्या बात मतलब है इसका? आपको नहीं लगता जफर भाई आपकी बात बेहद आपत्तिजनक है? आप एक नेशनल पार्टी, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते जजेस पर एलिगेशन नहीं लगा सकते। बिल्कुल नहीं। और इन 4 में से एक चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अक्टूबर महीने में। आप क्या आरोप लगा रहे हैं कि किसी के कहने पे किया, पर्सनल इंटरेस्ट पे किया? जजों के मोटिव पर प्रश्न करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इस देश में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पढ़िए। जजेज ने ये नहीं कहा कि मोटिव पर प्रश्न नहीं लगा सकते आप। 4 वरिष्ठतम जजेज ने ये नहीं कहा कि हमको केस दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नॉर्म्स बना लीजिए, उन नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए। नहीं तो कैसे हो? नहीं, मैं पूछता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही तय करना। आप किस ये उन्होंने यही कहा कि चीफ जस्टिस इसमें तय करें। आप कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कोई आक्षेप नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि नॉर्म बनने चाहिए, आप कह रहे हैं जो चुनिंदा केसेस चुनिंदा जज के पास भेज देते हैं और वो उसके मनमाफिक ऑर्डर कर देते हैं, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई। जो चीजें मैं तो निंदा करता हूँ, 4 लोग जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है पुनिया जी। आपने भी देखे, जब कमीशन में बैठे थे आप प्रवक्ता ज्यादा कमीशन की बात कम करते थे। ये गलत था आपका जो काम व्यवहार था। देखिए, जिस पार्टी के लिए आप परेशान हो गए, जैसे आज आप परेशान हो गए, आप गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ बैठ के। आप चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। आप नहीं, पूरी तरह से गलत बात कर रहे हैं। अरे मैं तो सबसे पहले आपके बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में। आप कमीशन सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है भैया, मेरे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। मेरी बातों पे मैं फिर उसका जवाब मैं अलग से दे दूंगा। आपने फिर भी आप बहस को इधर उधर मत करने का प्रयास करिए। स्वार्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट बहस को कमीशन की रहने दीजिए। कमीशन आपका जवाब मैं दे दूंगा। नहीं, कमीशन की मर्यादा नहीं रखी आपने कमीशन की मर्यादा नहीं रखी। चलिए, मैं इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेता हूँ। जफर भाई पूनिया साहब, जफर भाई, मैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेता हूँ। माफ कीजिएगा एनके सिंह, प्रदीप सिंह जी, मैंने आपको एनके सिंह बोल दिया। वो भी हमारे लिए उतने ही सम्मानित है जितने आप। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जजेस को इस तरह से इंडाइट करना क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं? नहीं, दोनों स्थितियां। किसी भी जज के बारे में अगर आपकी कोई टिप्पणी इस तरह से सार्वजनिक रूप से करना, आपको लग सकता है, जो भी एग्री पार्टी होती है हमेशा लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज के बारे में इस तरह से सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो 4 जज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शायद न करते तो अच्छा होता। ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर था, जिन पर देश की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं, मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी होती है, अगर वो अपने मुद्दे न सुलझा पाए और ये कहना कि एक खास जज को सेंसिटिव मैटर दिए जा रहे हैं, आप उस जज की अपने ही एक कलीग की जो है इंटीग्रिटी पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये अगर अंदर होता
ये अगर चीफ जस्टिस के साथ बैठ के जितने 24 जज हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के, उनकी बैठक में इसका फैसला होता तो ज्यादा अच्छा होता। सार्वजनिक रूप से अगर ये ना आता, और आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन सबकी प्रतिक्रियाएं देखिए, वो एक तरह से बैक ट्रैक किया है सबने कि नहीं अब सब ठीक है, सब ठीक हो गया। तो क्या दिक्कत थी जो अब ठीक हो गई, तो ये उनको बताना चाहिए था। लेकिन किसी भी जजमेंट के आधार पर देखिए, जो फली नरीमन ने बात कही है और सोली सोराब जी ने, कि किसी जजमेंट के आधार पर किसी जज के खिलाफ टिप्पणी करना या इम्पीचमेंट मोशन लाना, ये अनुचित है। ये आप एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था की अवमानना कर रहे हैं, उसकी गरिमा को गिरा रहे हैं। इम्पीचमेंट मोशन कानून में, संविधान में उसका प्रोविजन है, लाने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा नहीं पहली बार आया, चीफ जस्टिस के खिलाफ जरूर पहली बार आया, लेकिन उसके लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। क्या आपके पास आधार है? आप फली नरीमन जैसे संविधान वेत्ता को आप ये नहीं कह सकते कि वो बीजेपी के करीब है या बीजेपी के सिंपैथाइजर है। बिल्कुल सही। वो जब कह रहे हैं कि ये हॉरिबली ब्लैक डे है, तो इससे अंदाजा लगाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए, और कांग्रेस के अंदर से विरोध की आवाज उठ रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लगता है, ये गलत कदम उठाया है। और पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकल फील्ड में लड़ी जाती है, वो अदालत में नहीं लड़ी जाती। तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि अदालत के जरिए वो चुनाव नहीं जीत सकती, अदालत के जरिए चुनाव का मुद्दा नहीं तलाश सकती। इसका उसे खामियाजा उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस की आदत है, जब वो पॉलिटिकल संकट में होती है, राजनीतिक संकट में, तो जुडिशरी पर हमला करती है। आप याद कीजिए 12 जून 1975 इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके बाद इमरजेंसी लगी। 1986 का याद कीजिए, शाहबानो का मामला, उसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। अब ये जज लोया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके अगले दिन इम्पीचमेंट मोशन आता है, जिसकी तैयारी पहले से चल रही थी। एक तरह की धमकी थी सुप्रीम कोर्ट को, बयान हो चुका है कि हम ला सकते हैं। धमकी थी कि हमारे पक्ष में फैसला दो, नहीं तो हमारे पास ये हथियार है, और उस हथियार का इस्तेमाल तुरंत किया कांग्रेस ने। तो दिलीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को गिराना है, या आप मानते हैं कांग्रेस का ये कदम सही था? मैं पुनिया साहब, एक मिनट, दिलीप का रिएक्शन लेके आपके पास तुरंत आ रहा हूं। मेरे पास आपके लिए सवाल भी है। दिलीप, देखिए दीपक जी, एक तो लोकतंत्र में कोई भी इंस्टीट्यूशन स्क्रूटनी से परे नहीं है। इसीलिए संविधान में ये प्रावधान है कि सरकारों को कैसे गिराया जा सकता है, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, चीफ जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है, जजेज को कैसे हटाया जा सकता है। तो इसलिए कोई इम्पीचमेंट मोशन आ गया और ये अपने आप में कोई अनैतिक कार्य हो गया, ये एक तो मैं सहमत नहीं हूं। दीपक मिश्रा जो जस्टिस हैं, इस देश के सम्मानित चीफ जस्टिस हैं, उनके कार्यों पर अगर संदेह पैदा होता है तो सांसदों को बिल्कुल अधिकार है संविधान के तहत कि वो इम्पीचमेंट मोशन लाएं। इसके बाद 3 जजों की कमेटी को उसको जांच करना चाहिए था कि उन आरोप सही है कि नहीं है। मैं निजी तौर पर यह मानता हूं कि ये इम्पीचमेंट मोशन यहां से एक कदम कम से कम आगे जरूर जाना चाहिए था, जहां 3 जजों की कमेटी इसको जांच करती इन आरोपों की। यहां तक न जाना एक तरह से, देखिए संविधान उपराष्ट्रपति का अधिकार है, वो हम सबके लिए सम्मानित है, पद पे हैं, किस पार्टी से आए हैं ये सब भूल जाना चाहिए। जब वो पद पे हैं तो पद की गरिमा को ध्यान रखेंगे, इसकी उम्मीद की जाती है। लेकिन मेरी स्पष्ट राय है कि ये मामला यहां से आगे जाना चाहिए, क्योंकि दीपक देखिए, जो सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, किस पर एक जो पद पे है उसको संदेह से भी परे होना चाहिए। इस समय भारत की न्यायपालिका आजादी के बाद पहली बार इतने संदेह के दायरे में है कि सरकार को इस समय रिव्यू पिटीशन डालना पड़ रहा है कि SC/ST के खिलाफ आपने जो फैसला दे दिया उससे देश में उत्पात मच गया है। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से सरकार भी परेशान है। सरकार, इसके अलावा जो UGC का नोटिफिकेशन है, जो यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन खत्म किया गया यूनिवर्सिटी के लेवल पर, तो इसके खिलाफ सरकार फिर SLP डाल रही है। तो सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर रही है और कह रही है कि आपके फैसले गलत हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट पर कोई प्रश्न खड़ा हो जाए, ये अपने आप में कोई इतनी चिंता की बात नहीं कि हाँ हमारे ऊपर सवाल खड़ा हो गया। इसका प्रावधान संविधान के अंदर है, संविधान निर्माताओं ने इसका प्रावधान किया है। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या हम इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा, या हम कहें कि जो इंस्टीट्यूशन का प्रभुत्व है, इंस्टीट्यूशन का स्वामित्व तो नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो इंस्टीट्यूशन की सुप्रीमेसी है, कहीं हम उससे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। इसी बात पर बहस होगी। ब्रेक।
तो संविधान को खतरा किससे है? संविधान को खतरा बीजेपी से है या संविधान को खतरा कांग्रेस से है? तो पूनिया जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का जो एक कदम है उसने एक सुप्रीम कोर्ट जैसे इंस्टीट्यूशन के प्रेस्टीज पर, उसकी मर्यादा पर, उसकी इज्जत पर एक सवालिया निशान लगा दिया है? जजेस ने जो किया मैं नहीं जाना चाहता हूं उसमें, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है? मुझे लगता है पूनिया जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, फिर उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। दिलीप, आप मुझे बताइए। देखिए, ये जो न्यायपालिका में इस समय हो रहा है, पहली बार भारत के इतिहास में, मुझे जहां तक कम से कम 25 साल का तो मैं भी देख रहा हूं, न्यायपालिका जिस तरह से स्क्रूटनी के दायरे में आ गई है, निश्चित रूप से न्यायपालिका को अपने अंदर ही पुनर्विचार करना चाहिए। कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गई है। जो 3 जजेज केसेस के बाद इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि कोलेजियम सिस्टम में जज ही जज को चुनेगा, जो दुनिया के लोकतंत्र में अकेला उदाहरण है, क्योंकि जज कोई परीक्षा नहीं देते हैं, कोई वो उनका हटाने की प्रक्रिया इतनी कठिन है। वो आप देखेंगे कि जो पार्लियामेंट की कड़िया मुंडा कमेटी थी, जो जजेज के सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी, उसने बताया कि इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जजेज नहीं है। इस समय सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट का कोई जज नहीं है और आजादी के बाद से शेड्यूल ट्राइब का कोई जज नहीं बना है। ओबीसी के जज लगभग मिसिंग है, महिला सिर्फ एक है। तो न्यायपालिका के अंदर कुछ समस्याएं पैदा हो गई, जिसको लेकर न्यायपालिका के अंदर भी बहस है और पार्लियामेंट इस पर बहस कर चुकी है, बाकायदा पार्लियामेंट्री कमेटी बन चुकी है। और ये बीजेपी के नेता कड़िया मुंडा कमेटी है जो कह रही है कि ये समस्याएं हैं। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका के लिए ये अपने अंदर झांकने का ही मौका है और ये प्रक्रिया अगर शुरू हुई होती तो अच्छा रहता है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देखकर लग रहा है कि वो इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना, उसको एक पवित्र बनाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए, जो अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस में हुई है कि ब्लैक जज होने चाहिए, उनको लगता है कि नहीं, इसके बगैर लोगों का भरोसा कैसे बनेगा? उस भरोसे पे ही तो चलता है। इतना बड़ा देश उन कुछ जजों पर भरोसा करता है कि देख लेंगे न्यायपालिका में, देख लेंगे कोर्ट में चले जाएंगे। ये जो भरोसा है ये बनाए रहना चाहिए, भरोसा बने रहना चाहिए। लेकिन पीएम त्रिपाठी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है और सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है उपराष्ट्रपति का फैसला, या आपको लगता है कि वो इससे इतर गए हैं क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि उनका जो फैसला है वो ठीक नहीं है? प्रोविजंस के तहत अगर आप देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसके विषय में अगर बात करेंगे तो ये मामला 2 नियमों से संचालित हो रहा है। एक जो राज्यसभा का सदन संचालन नियम है और दूसरा जो संसद को चलाने के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। राज्यसभा को चलाने के लिए जो संसद संचालन नियमावली है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि अगर राज्यसभा में कोई नोटिस दिया जाता है तो बिना उसे स्वीकार किए सार्वजनिक तौर पर उस पर चर्चा नहीं हो सकती, उस पर विमर्श नहीं हो सकता। इस एक आधार पर अगर उपराष्ट्रपति जी ने तमाम देश के ख्याति प्राप्त न्यायिक विषयों के जानकार, विधि के प्रख्यात व्यक्तियों से परामर्श करके जो निर्णय लिया है, उसमें बहुत स्पष्ट है कि एक राज्यसभा के सदन संचालन नियमावली का ये उल्लंघन है और दूसरा जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए प्रोसेस और प्रोविजन शुरू करते हैं, वो इम्पीचमेंट नहीं है, वो रिमूवल है। और उसके लिए भी जो प्रक्रिया तय की गई है, उसके तहत राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, जहां पर भी ये प्रस्ताव आता है, वहां के स्पीकर या यहां पर डिप्टी चेयरपर्सन या चेयरपर्सन राज्यसभा का अगर मामला है तो वो इस पर विचार कर सकते हैं कि किसी नोटिस को स्वीकार किया जाए या नहीं। और उन्होंने व्यापक विचार विमर्श करके विधि और संविधान के आधार पर जो निर्णय लिया है, राजनीतिक बहस का मुद्दा कुछ भी हो सकता है, लेकिन विधि और संविधान के आधार पर ये सही है। उसके जो प्रक्रियागत पहलू हैं, प्रोसीजरल पॉइंट्स हैं, उसके आधार पर नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रोसीजरल एनॉमली नहीं है, कोई प्रक्रियागत त्रुटि नहीं है। ठीक है पूनिया जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मेरा सीधा सवाल है आपसे, और सीधा सवाल ये है कि आज जो आप लोगों ने किया तालकटोरा स्टेडियम में, वो संविधान बचाओ था या कांग्रेस का दलित वोट बैंक बचाओ? हेलो, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है पूनिया साहब तक।
उनसे फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए पीसीआर। मैं जफर इस्लाम के पास चलूंगा। जफर भाई, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस का जो ये कदम है आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाओ और संविधान बचाने के लिए वो इतना बड़ा तालकटोरा स्टेडियम के अंदर इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, और आपको लगता है कि वाकई क्या संविधान खतरे में है? दीपक जी, एक बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए त्रिपाठी जी, मैं एक मिनट आपके पास आऊंगा, जफर भाई के पास चलता हूं। संविधान बिल्कुल सही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, जमीन बचाने की कोशिश करे। ये अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे हैं दीपक जी, इनके जमीन के नीचे खिसक चुकी है और ये कहीं न कहीं इनका जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ये देखिए, लोगों को कहीं न कहीं मिसलीड, गुमराह करने का तरीका है और इस तरह की बातें करने का। हकीकतन आपने सही पॉइंट आउट किया दीपक जी, जो सवाल आपका था बिल्कुल सत्य था कि ये दलित वोट को टारगेट करने की कोशिश करे, लेकिन आज हिंदुस्तान का दलित भी समझ गया है कि ये सब हथकंडे होते थे। कभी इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी कहती है संविधान के बारे में, ये जितने बार उन्होंने सरकार को गिराया है, ये संविधान के बारे में बात करते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट को कितनी बार इन्होंने गिराया है आर्टिकल 56 का इस्तेमाल करके, तो ये बातें संविधान के बारे में। आज संविधान सही चल रहा है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो नैया है डूब रही है, इसलिए इस तरह के हथकंडे कर रहे हैं और ये बिल्कुल उन पर बैकफायर करेगा। ये बात पक्की है, लेकिन देश की जनता समझ चुकी है। आज देश को निष्पक्ष हर तरह से एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे और परिवार के लिए काम नहीं करे। ये बराबर गांधी नेहरू फैमिली के अलावा कुछ इन लोग सोच नहीं सकते। आज ऐसी सरकार है जो एक आम जनता के बारे में, आप देखिए दलित के बारे में देखिए, दलित के लिए किसने किया? दलित के उत्थान के लिए हर स्कीम में हमने 112 स्कीम लेके आए दलितों के उत्थान के लिए। हर चीज में दलितों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री ने सोचा। पंचतीर्थ हमने बनवाया, हमने उनको वो सम्मान दिया जो महापुरुष थे दलित समाज से, उनको हमने सम्मान दिया। ठीक है क्या किया? जफर भाई, ठीक है, यही सवाल मैं पूनिया जी के पास ले जाता हूँ। पूनिया जी, मुझे ये बताइए कि ये रैली संविधान बचाओ है या कांग्रेस बचाओ? देखिए, जो इसको मामले को राजनीति तूल दे रहे हैं पहले से इम्पीचमेंट वाले में या रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस का, वो पूरी तरह से मैं खारिज करता हूं। संविधान की प्रक्रिया वो हमने अपनाई है और रेजोल्यूशन दिया है, और उपराष्ट्रपति जी जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको रिजेक्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ये पूरी तरह से अलग विषय है। और मैं ये भी बता दूं कि जुडिशरी का पूरा सम्मान हम करते हैं। जुडिशरी में जो कुछ चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था, जिसका प्रमाण है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस सामने आके अपनी बात कहे हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस से ही कहा था कि इसमें कोई न कोई मानक बनाया जाए, नॉर्म्स बनाया जाए। ये है। दूसरा, आपने कहा अभी इस रैली का जो संविधान बचाओ अभियान जो शुरू किया जा रहा है, साल भर ये चलेगा, ये क्यों नहीं? आज संविधान के ऊपर वास्तव में हमला है। जो सुप्रीम कोर्ट जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर हमला है। सरकार का इतना दबाव है। अब आप जान सकते हैं, फिर आप कहेंगे कि राजनीति इसमें ला रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, एक ब्रदर जज, उसकी मौत होती है और उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। वो केवल मांग कर रहे थे जांच का आदेश कर दीजिए, तो इतना प्रेशर हो सकता है कि जांच का आदेश करना भी वो गलत मानते हैं, उसके भी रिजेक्ट होता है। तो कहीं भी न्याय होना चाहिए, न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जहां पर दलितों की बात आपने कही, मैं ये पूछना चाहूंगा कि दलितों में जो शेड्यूल कास्ट सब प्लान है वो रिजेक्ट क्यों किया? यूजीसी की गाइडलाइन जो की है, जो यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में अब कोई आरक्षण नहीं वहां उपलब्ध हो सकता। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट वाइज आप रिजर्वेशन को कैलकुलेट करिए, और भी जितनी मांग रही है, रिजर्वेशन इन जुडिशरी, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो बार बार लोकसभा राज्यसभा में मांग उठाई जाती है, सरकार उस पर मौन क्यों है? सरकार ये कह देगा हम इसमें नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। आपकी 10 साल सरकार रही, आप कर देते। दलितों के लिए आपकी 10 साल सरकार रही, आप कर देते। एक सेकंड में बात, दलितों के लिए आपने कह रहे कि दादन बहुत कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद लोकसभा सदस्य
उन्होंने खुल के किया है कि एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार, उन्होंने 4 साल में कुछ भी नहीं किया और दलितों की बुरी हालत है, उत्पीड़न बढ़ा है और सरकार उसको नहीं कर रही है। जगह जगह की जो खबरें हैं, उत्पीड़न में राज्य सरकार के पदाधिकारी वो उत्पीड़न करने वालों के साथ तो खड़े हुए नजर आते हैं। ठीक है, मुझे दिलीप के पास भी आना है। एक मिनट दिलीप, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रैली हुई है ये है क्या, आपको क्या लगता है? 20 सेकंड दीपक जी, 20 देखिए सेकंड। इसमें मैं आपका अभी आ रहा हूँ जफर भाई जी, 20 सेकंड का जवाब देने दीजिए मुझे दीपक जी, अभी आ रहा हूँ आपके पास। देखिए ये एक मामला तो है कि इस समय देश के एक बड़े तबके में इस बात को लेकर आशंकाएं पैदा हुई हैं कि संविधान के प्रावधानों का कहीं न कहीं उल्लंघन हो रहा है, खास करके रिजर्वेशन के मामले में। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस को इस बारे में कोई हाई मोरल ग्राउंड लेने का अधिकार है, क्योंकि जो 3 डिमांड अब पूनिया जी बीजेपी से कर रहे हैं, वो तीनों मांगे वो बहुत सहजता से, कम से कम यूपीए 2 में तो बहुत सहजता से पास कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे प्रमोशन इन रिजर्वेशन में सिर्फ 5 सांसद आगे बढ़ाए समाजवादी पार्टी के खिलाफ थे। आप अगर इसको लाते, बीजेपी एक्सपोज हो जाती। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी और कांग्रेस इसमें फुटबॉल का खेल खेल रही है और इस वजह से देखिए एक मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड एक समय लेना चाहता हूं। जफर इस्लाम साहब, प्रॉब्लम सिर्फ क्या है जानते हैं? इंस्टीट्यूशंस के अंदर में आप लोगों ने जो दलितों का स्थान नहीं दिया, इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम आ रही है। 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें दलित एक वाइस चांसलर नहीं है। क्यों दलित परेशान नहीं होगा? आप अपनी पार्टी में देखिए। मैं आपके पास क्या एक उपाध्यक्ष है दलित, एक जनरल सेक्रेटरी, मेरे पास पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, मैं चाहे तो आपको नाम पढ़ दूंगा। एक ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी दलित है, एक सेक्रेटरी दलित है। नाम ले लीजिए, एक नाम लीजिए ना। जफर भाई, समस्या है आपकी पार्टी को। 30 सेकंड का जवाब, मुझे क्लोज कर रहे हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। 30 सेकंड का जवाब जफर भाई। हाँ दीपक जी 30 सेकंड में जवाब। सबसे ज्यादा अगर एमपी और एमएलए इलेक्टेड है तो वो भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज से आए हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने दलित समाज को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। वो लिस्ट में निकाल के रखिए। उसी में से आपके खिलाफ बोल रहे हैं। सुन लीजिए, जहां तक जनरल सेक्रेटरी का बात है, जनरल सेक्रेटरी सुन लीजिए, जहां तक जनरल सेक्रेटरी का बात है, नहीं जनरल सेक्रेटरी का बात है, वो अभी दूसरे पदों पर गए हैं और वो जगह खाली है, इसलिए कि अभी रीशफल होना बाकी है, इसलिए वह दिल्ली मुरलीधर राव, राम माधव, सरोज पांडे, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, ये अरुण सिंह, ये जनरल सेक्रेटरी हैं आपके। कहाँ दलित है? लेकिन मैं ये पूछता हूँ, मैं ये पूछ, अरे भाई पूरी लिस्ट पढ़ रहा हूँ आपकी। अरे भाई सुन लीजिए, कमीशन के चेयरमैन जो अभी गए वो दलित समाज से थे। कमीशन के चेयरमैन एक बात दीपक जी, देखिए राजनीतिक दलों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि दलित समाज अब प्रतीकात्मक बातों से, कामों से खुश होने वाला नहीं, संतुष्ट होने वाला नहीं। वो सत्ता में भागीदारी चाहता है। नई पीढ़ी जो है वह एस्पिरेशनल है, वो उसकी भी आकांक्षाएं हैं, वो आगे बढ़ना चाहता है, बराबरी चाहता है। बिल्कुल, अगर उससे नहीं मिलेगा तो आक्रोश होगा ही। तो इसलिए राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि अब मूर्तियां बनवाने से या कोई इस तरह का काम करने से इस देश का दलित साथ आने वाला नहीं है। ठीक है, उनके लिए आप कंक्रीट रूप में कुछ अगर कर रहे हैं तब आप उनके पास जाइए। ठीक है, कॉन्क्रीट रूप में अगर आप कर रहे हैं तभी दलित समाज आपको होल हार्टेडली या पूरे दिल से एक्सेप्ट करेगा। सिर्फ टोकनिज्म से अब काम नहीं चलेगा। हमारी खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।